आज हम चिन्ह परिपाटी साइन कन्वेंशन इन मिरर एंड लेंस यानी दर्पण और लेंस में चिन्ह परिपाटी किस तरीके से लेते हैं, चिन्ह परिपाटी का क्या रूल है, किधर का डिस्टेंस पॉजिटिव किधर का डिस्टेंस नेगेटिव लेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। और साथ में दर्पण सूत्र 1/v + 1/u = 1/f और एक फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच जो दर्पण का सूत्र है, इन सभी सूत्र को हम सत्यापित करेंगे। और टाइम मिलेगा तो आवर्धन का क्या फार्मूला होता है, आवर्धन के लिए डेरिवेशंस बता करके दर्पण से रिलेटेड सारे फार्मूले को आज लास्ट कर देंगे। और रही बात इमेज फॉर्मेशंस इन मिरर, तो इमेज फॉर्मेशन यानी दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, चाहे वो समतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, अवतल दर्पण हो। 10th में लाइट चैप्टर का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग देखेंगे तो उसमें कुछ जो है ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाया गया था और कुछ वाइट बोर्ड पे पढ़ाया गया था। वो प्लेलिस्ट अभी भी बना हुआ, कुछ 1 महीने पहले का होगा वीडियो, तो आप लोग उससे भी देख करके काम कर सकते हैं। हम बिना समय बर्बाद किए हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट कम समय में आप लोग को मिले, तो इसलिए जो वीडियो ऑलरेडी अपलोड है उसके लिए हम बहुत ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहते, नहीं करेंगे। हाँ, फिर कभी मौका मिलेगा तो रिवीजन के टाइम में हम देखेंगे। इस बार जो 2025 में बोर्ड का एग्ज़ाम होगा उसके लिए एक एक चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज हम एक एक करके एक दिन सेशन रखेंगे, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, ताकि सभी टॉपिक से या सभी चैप्टर से क्वेश्चन आसानी से डील हो सके। और जहाँ तक रहा कॉन्सेप्ट का, तो कॉन्सेप्ट के लिए इसी वीडियो से आपको रिवीजन करना पड़ेगा। तो अब हम बात करते हैं चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी क्या होता है? चिन्ह परिपाटी यानी साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी। तो ऑप्टिक्स के ज़्यादातर सवाल में या 10th में भी आप लोग जो न्यूमेरिकल बनाते होंगे, अंकित प्रश्न बनाते होंगे, वहाँ भी ज़्यादातर पॉजिटिव निगेटिव के चक्कर में क्वेश्चन गलत होता है, इसका आंसर गलत होता। चिन्ह परिपाटी में ही अगर त्रुटि है, साइन किधर पॉजिटिव लेना है किधर निगेटिव लेना है, इसका डिसीजन आप सही से नहीं ले पाएंगे तो निश्चित रूप से इसके सवाल में गलती होने की संभावना रहती है और गलत हो ही जाता। तो इसलिए चिन्ह परिपाटी को हम लोग अच्छे से देखेंगे। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मिरर यानी दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी अलग है या लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी अलग नहीं। दर्पण और लेंस दोनों के लिए चिन्ह परिपाटी एक ही जैसा है, तो इसलिए दोनों को हम एक साथ करेंगे। अगर मान लीजिए कोई लेंस है, तो लेंस में कोई भी जो दूरी मापी जाती है ये ऑप्टिकल सेंटर से मापी जाती है, चाहे वो उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो। उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, कोई भी दूरी कहाँ से नापी जाएगी? ऑप्टिकल सेंटर से। तो हम अवतल लेंस भी यहीं बना देते हैं। लेंस अगर है, चाहे वो उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो या कोई अनदर लेंस हो, तो उसकी दूरी हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से मापी जाएगी। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। अच्छा, दर्पण भी है, चाहे वो उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, यहाँ जो दूरी नापी जाती है हमेशा ध्रुव से नापी जाती है। P मतलब पोल, पोल को ध्रुव कहते हैं। O मतलब ऑप्टिकल सेंटर, इसको हिंदी में प्रकाशीय केंद्र कहते हैं, प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, और ये P मतलब पोल यानी ध्रुव। ये उत्तल लेंस है, अवतल लेंस है। अच्छा, चाहे वो लेंस हो या दर्पण हो, दोनों में चिन्ह परिपाटी एक जैसा है, इसीलिए हम दोनों को एक ही साथ बना दे रहे हैं। हाँ, आप हमेशा याद रखेंगे, दूरी मापना स्टार्ट करेंगे तो अगर लेंस हो तो हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से मापना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, दर्पण हो तो दर्पण में दूरी मापना कहाँ से स्टार्ट करेंगे? तो हमेशा पोल से मापना स्टार्ट करेंगे।
उसके बाद जो देखने की चीज़ है वो आपतित किरण। आप देखेंगे कि दर्पण हो या लेंस हो, आपतित किरण किधर से आ रही है, मतलब किरण आ किधर से रही है, इंसिडेंट किधर से हो रही है। हम मान लेते हैं कि ये एक आपतित किरण है। कोई ज़रूरी नहीं है कि किरण हमेशा इधर से ही आपतित हो सकता है कई बार किरण इधर से ही आ रहा हो। तो आप हमेशा आपतित किरण देखें, इंसिडेंट रे देखें। क्या देखें? इंसिडेंट रे। और दर्पण भी हो तो इसमें आपतित किरण की दिशा को देखना अनिवार्य है, क्योंकि इसी से हम डिसीजन लेते हैं कि किधर का डिस्टेंस पॉजिटिव होना है और किधर का डिस्टेंस नेगेटिव लेना। तो आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे। तो आपतित किरण अब हम देख लिया। अगर कोई भी दूरी आपतित किरण की दिशा में मापना हो, जैसे मान लीजिए कि प्रतिबिंब इधर बन गया, तो दूरी मापना स्टार्ट करेंगे तो ऑप्टिकल सेंटर से मापना स्टार्ट करेंगे। तो ऑप्टिकल सेंटर से उस प्रतिबिंब की तरफ जब आप जाएंगे तो आपको किधर चलना पड़ा? आपतित किरण की दिशा में। अगर आपतित किरण की दिशा में चलेंगे तो धन चिन्ह के साथ दूरी को नापेंगे, और आपतित किरण के अगर विपरीत दिशा में, जैसे मान लीजिए वस्तु इधर ही है और वस्तु को मापना स्टार्ट करेंगे कि वस्तु की दूरी कितनी है, तो दूरी मापना हमेशा हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो ऑप्टिकल सेंटर से जैसे ही वस्तु की तरफ आएंगे, यानी आपतित किरण जिधर जा रहा है उसके विपरीत दिशा माप आ रहे हैं, तो साइन निगेटिव लेंगे। यहाँ भी वही चीज़। मान लीजिए प्रतिबिंब इधर ही बन गया, तो अब प्रतिबिंब इधर बन गया तो दूरी मापना आप पोल से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये दर्पण है, दर्पण में पोल से मापते हैं और लेंस में ऑप्टिकल सेंटर से मापते हैं। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ जो है पोल से आपको विपरीत दिशा में आना पड़ा, यानी जिधर वस्तु से प्रकाश की किरण जा रही थी उसके विपरीत दिशा में आना पड़ा। तो आपतित किरण के विपरीत दिशा में अगर दूरी मापोगे तो निगेटिव। अगर जैसे मान लीजिए प्रतिबिंब इस साइड बन गया, तो अब आपको दूरी मापने के लिए आपतित किरण के दिशा में चलना पड़ेगा। तो आपतित किरण के दिशा में चलना पड़ा तो ये पॉजिटिव। एक चीज़ और है, प्रधान अक्ष के ऊपर हमेशा हाइट पॉजिटिव लेते हैं और प्रधान अक्ष के नीचे हमेशा हाइट को निगेटिव लेते हैं। यहाँ भी लेंस में भी प्रधान अक्ष के ऊपर पॉजिटिव हाइट और प्रधान अक्ष के नीचे निगेटिव हाइट, यही चिन्ह परिपाटी है। आप लोग हमेशा याद रखेंगे। फिर से सुनते हैं। आपतित किरण की दिशा को देखते हैं और उसको देखते हुए कोई भी दूरी जो मापते हैं लेंस में ऑप्टिकल सेंटर से और दर्पण में ध्रुव से यानी पोल से, अगर आपतित किरण के दिशा में नापेंगे तो धन चिन्ह के साथ डिस्टेंस, और आपतित किरण के विपरीत दिशा में नापेंगे तो ऋण चिन्ह के साथ डिस्टेंस लिखेंगे। और प्रधान अक्ष के ऊपर, चाहे वो लेफ्ट साइड हो कि राइट साइड हो, प्रधान अक्ष के ऊपर अगर नापेंगे तो धन चिन्ह के साथ, और प्रधान अक्ष के नीचे नापेंगे तो ऋण चिन्ह के साथ, चाहे वो दर्पण हो या लेंस हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये हमारा चिन्ह परिपाटी था, और इसी चिन्ह परिपाटी का उपयोग करते हुए हम पॉजिटिव निगेटिव का डिसीजन लेंगे। हम लोग कई बार लिखेंगे फ्रॉम साइन कन्वेंशन इट इज़ प्लस एच या माइनस एच, प्लस भी या माइनस भी, इस तरीके से लिखेंगे। तो अब हम बात करते हैं इसमें दर्पण सूत्र को सत्यापित करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो दर्पण सूत्र जो हम 10th क्लास में बताए हैं वो ट्रायंगल को सिमिलर करके प्रूव करके बनाए हैं। तो इस बार जो है हम दूसरे तरीके से इस्तेमाल करते हैं, दर्पण सूत्र सत्यापित करें। हालांकि 12th के एग्ज़ाम में मिरर फार्मूला प्रूफ करने के लिए पूछता तो नहीं है, लेकिन कम से कम फार्मूला तो याद होना चाहिए ताकि आप न्यूमेरिकल बना सकें। तो हम प्रूफ भी कर देते हैं दर्पण सूत्र यानी मिरर फार्मूला। किसके लिए हम कैलकुलेशन करेंगे? अभी मिरर फार्मूला के लिए कैलकुलेशन करेंगे। तो हम मानते हैं कि ये एक अवतल दर्पण है, ये क्या अवतल दर्पण है, और ये उसका प्रधान अक्ष, ये उसका क्या है? प्रधान अक्ष है। अब प्रधान अक्ष है, ये अवतल दर्पण है। अगर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट इसके प्रधान अक्ष पर हो, पॉइंट ऑब्जेक्ट जैसे मान लीजिए चींटी हो या कोई कीड़ा इंसेक्ट इस एक्सिस पे है, ओ नाम का ऑब्जेक्ट है, तो इससे भी प्रकाश की किरण जाएगी। तो ऑब्जेक्ट से जैसे ही प्रकाश की किरण इंसिडेंट हुई दर्पण पे,
तो जिस बिंदु पर आया इसको हमने आपतन बिंदु कहा और यहाँ एक स्पर्श रेखा खींचेंगे और किरण आपतित हुआ और आपतन के बाद ये परावर्तित होकर के किसी न किसी बिंदु से टकरा के चली जाएगी। तो और जिस बिंदु पर मिलती है परावर्तन के बाद उस बिंदु पर प्रतिबिंब बनता है जिसको आई से डिनोट करते हैं। आई मतलब इमेज और ये प्रतिबिंब। ये स्पर्श रेखा है, ये क्या स्पर्श रेखा, और स्पर्श रेखा और त्रिज्या आपस में लंबवत होती है। तो ये मान लेते हैं कि त्रिज्या जो केंद्र से होकर गुजरेगी, तो ये स्पर्श रेखा और त्रिज्या केंद्र से होकर गुजरेगी तो ये अभिलंब का भी काम करेगा। इस तल पे ये अभिलंब का काम करेगा। तो ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण ये आपतन कोण, और ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण परावर्तन कोण। अगर ये आई है तो ये और ये कितना होगा कहना मुश्किल है। तो इस पॉइंट से हम थोड़ा देर के लिए परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं और ये पोल P है और परपेंडिकुलर लाइन जो ड्रॉ किए ये L है और ये 90 डिग्री का एंगल बनाया ये Q है। तो देखें O पे अल्फ़ा बीटा और यहाँ जो बनेगा ये गामा बनेगा। यहाँ क्या बनेगा, ये गामा बनेगा, अल्फ़ा बीटा और गामा। तो अब हम बात करते हैं त्रिभुज। ये आपका डायग्राम बन गया। पॉइंट ऑब्जेक्ट O है, पॉइंट ऑब्जेक्ट O से जो प्रकाश की किरण गई परावर्तित होकर के जहाँ मिला वहाँ प्रतिबिंब बनेगा। और इस स्पर्श रेखा पे हमने एक अभिलंब खींचा जो केंद्र से होकर पास करेगी। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच आई, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच आर। तो ये एंगल जितना बनेगा इसको हमने अल्फ़ा माना, ये एंगल जितना बनेगा उसको हमने बीटा माना है, ये एंगल जितना बनेगा उसको हमने गामा माना है इसके लिए, और कुछ भी दूसरा अनदर सिंबल का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं त्रिभुज OQC में। त्रिभुज OQC में अगर हम बात करें कि त्रिभुज OQC में क्या होगा, तो आप लोग जानते होंगे कि त्रिभुज का जो बहिष्कोण है ये देख रहे हैं, त्रिभुज OQ और C आपको दिख रहा होगा, ये त्रिभुज का बाहरी कोण है। तो त्रिभुज का जो बहिष्कोण है सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो अल्फ़ा प्लस आई, ये अल्फ़ा प्लस आई सुदूर का जो बहिष्कोण है, ये बहिष्कोण क्या है, गामा। तो ये जो बहिष्कोण है ये बहिष्कोण सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो गामा इक्वल टू क्या होगा, अल्फ़ा प्लस आई, गामा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस आई। इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। और त्रिभुज QCI में अगर हम बात करें, त्रिभुज QCI में अगर इस त्रिभुज में बात करेंगे तो देखेंगे QCI, इसमें भी एक बहिष्कोण है जो बीटा है। तो ये त्रिभुज का जो बहिष्कोण बीटा है ये सुदूर अंतः कोणों के योग के यहाँ भी बराबर होता है, गामा प्लस आर, गामा प्लस आर। अच्छा, चूँकि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये कटु सत्य है, ये आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर है। तो I बराबर R, तो R जहाँ है उसको हम I लिख सकते हैं। तो ये R को हम लोग I लिख देते हैं। अच्छा, एक बात और, स्टूडेंट प्रायः करता क्या है कि गामा और R में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है। हम बता दें कि R के बीच में ये स्पेस होता है और गामा जब लिखते हैं तो इस बीच में कोई स्पेस नहीं होता। स्टूडेंट प्रायः करता क्या है कि R और गामा को दोनों को एक जैसा लिख देता और बाद में कंफ्यूज करके कुछ लिख देता। तो कॉपी जब हम लोग चेक करते हैं तो उस समय देखते हैं कि R और गामा में बहुत बच्चे डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। तो आप लोग अच्छे से डिफ्रेंशिएट करके लिखेंगे ताकि बाद में कन्फ्यूजन ना हो। क्योंकि लिखा हमेशा दूसरों के लिए जाता है और आप अपने लिख के अपने समझते हैं, ये कोई ये नहीं है। तो आपको दूसरों के लिए लिखना तो कम से कम R और गामा में अंतर स्पष्ट दिखना चाहिए। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा माइनस गामा। तो I का मान समीकरण 1 में रखेंगे, I का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। I का मान समीकरण 1 में रखने पर I का मान जैसे ही समीकरण 1 में आप रखोगे तो ये गामा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस आई। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये बीटा माइनस गामा। तो गामा इस पार से इस पार आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 गामा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा, 2 गामा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा। और हम एक बात बताएं, ये
मैथमेटिक्स में भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्फ़ा जब छोटा हो तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 10 अल्फ़ा हम लोग लिख सकते हैं। अल्फ़ा लगभग इक्वल टू 10 अल्फ़ा होगा और इसमें क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ जो अल्फ़ा है इसके परपेंडिकुलर को QL लिखेंगे, क्या लिखेंगे, QL, और बेस को OL लिखेंगे, OL। चूँकि L P के काफ़ी करीब है, L P के काफ़ी करीब है तो हम लोग इसको P के लगभग मान सकते हैं। तो O से P ये क्या, प्रतिबिंब। अच्छा, प्रतिबिंब इधर, वस्तु इधर गया, मतलब आपतित किरण इधर जा रहा और उल्टा हम इधर आ रहे हैं। तो इसके हाइट को अगर हम H माने तो चिन्ह परिपाटी से ये H और ये हो जाएगा U तो होगा, लेकिन दूर आपको अभी चिन्ह परिपाटी में बताए थे, अगर आपतित किरण के विपरीत, जैसे आपतित किरण उधर जा रहा, हम उसके विपरीत दिशा मारें तो ये साइन माइनस लग जाएगा। उसी तरीके से ये बीटा लगभग इक्वल टू ये 10 बीटा होगा और यहाँ भी लंब तो QL और बटे CL। आपको हमने पहले कह दिया कि L वेरी क्लोज टू द P, बड़े दर्पण के लिए L P के काफ़ी करीब होता है, जिसकी वजह से इसको ध्रुव तक मान सकते हैं। तो C से P के बीच की दूरी ये R होगी, चूँकि ये त्रिज्या का काम करेगा, और ये QL H होगा। लेकिन त्रिज्या भी यहाँ निगेटिव आएगा, क्यों, चिन्ह परिपाटी से, चूँकि आपतित किरण उधर जा रहा और आप विपरीत दिशा मारे। उसी तरीके से गामा, अच्छा ये बीटा CL, तो एक सेकेंड, 10 बीटा जो है ये 10 बीटा, तो 10 बीटा यहाँ तो लंब तो QL, अब बटे IL होगा, ये क्या होगा IL। तो ये QL को तो H लिखेंगे ही, I से L ये प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब की दूरी को V से डिनोट करते हैं, ये -V। और 10 गामा, तो 10 गामा इक्वल टू यहाँ भी क्या होगा, लंब तो QL अब बटे CL, तो CL आपको पहले बोल दिए L P के काफ़ी करीब है, तो जहाँ जहाँ L है उसको आप P कंसीडर कर सकते हैं। तो C से P ये त्रिज्या का काम करेगा, तो यार इसमें भी चिन्ह परिपाटी से माइनस लग जाएगा। तो 2 गामा का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, H बटे -R, और ये अल्फ़ा, तो अल्फ़ा को क्या लिख सकते हैं, H बटे -U, और ये प्लस बीटा, तो बीटा को क्या लिख सकते हैं, H बटे -V, H बटे -V। तो -H कॉमन लेकर के हम हटा सकते हैं, -H कॉमन लेकर के दोनों साइड से कैंसिल कर सकते हैं। तो ये 2/R क्या बचेगा, 2/R इज इक्वल टू 1/U और प्लस 1/V। कोई कहेगा सर माइनस इसमें भी है, तो प्लस गुना माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो सारे -H को इस साइड भी और -H को इस साइड भी आप कॉमन ले लेंगे। यहाँ लिख ही देते हैं एक बार, -H और ये 2/R, ये भी -H और ये 1/U और प्लस 1/V। तो -H से -H क्या होगा, कैंसिल, ये 2/R इक्वल टू 1/V माइनस 1/V। तो R बराबर होगा 2F, वक्रता त्रिज्या बराबर फोकस दूरी का दोगुना, तो 2/2F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U, तो 2 से 2 कैंसिल, तो 1/F इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। ये दर्पण सूत्र है, आप लोग हमेशा याद रखेंगे। F क्या है, जहाँ F जो है ये फोकस दूरी है, F क्या है, ये फोकस दूरी है, अंग्रेजी में लिखेंगे तो फोकल लेंथ, और V क्या है, तो प्रतिबिंब की दूरी है। बहुत बच्चे न्यूमेरिकल नहीं बना पाते हैं फॉर्मूला याद रखने के बावजूद भी, क्योंकि वो VU क्या है वो बात को सही से समझते नहीं हैं। तो प्रतिबिंब की दूरी और U क्या है, ये वस्तु की दूरी है, ये क्या है, तो वस्तु की दूरी। यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि O वस्तु था, तो O से P के बीच की दूरी ये वस्तु की दूरी है। चूँकि L P के काफ़ी करीब है तो इसलिए L लगभग इक्वल टू P मानते थे, तो O से P वस्तु की दूरी, तो इसको U, I से P इसको प्रतिबिंब की दूरी, तो इसको V, और ये वक्रता त्रिज्या R था। तो ये रहा दर्पण सूत्र। अब दर्पण सूत्र के बाद एक और इसमें संबंध है, F बराबर R/2, जो ये यहाँ हमने उपयोग भी किया है कि F बराबर R/2, यानी R को हमने 2F लिखा है। तो इसको भी हम प्रूफ कर देते हैं। हालांकि आप लोग अंडर 10 तो पढ़े हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार पुनः कर देते हैं।
चलिए एफ बराबर r/2, तो इसको हिंदी में लिखेंगे तो लिखते हैं फोकस दूरी बराबर 1/2 गुना वक्रता त्रिज्या। फोकस दूरी बराबर 1/2 गुना वक्रता त्रिज्या। इस बात को प्रूफ करने के लिए बोलेगा, या अंग्रेजी में बोलेंगे तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ इज इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा, हम लोग अंडर 10th में उत्तल दर्पण के लिए अलग प्रूफ करते थे, अवतल दर्पण के लिए अलग प्रूफ करते थे। तो अब इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये प्रूफ आपको पूछने वाला यहाँ नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूला याद होनी चाहिए न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए, बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। इसके बिना आपका न्यूमेरिकल एक भी हिलने वाला नहीं है। तो चलिए अब हम इस बात को प्रूफ कर देते हैं, F बराबर r/2। प्रूव डेट F बराबर r/2, यानी सत्यापित करें फोकस दूरी बराबर हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, या रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द फोकल लेंथ, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का मतलब फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इस बात को प्रूफ करने के लिए पुनः हम एक अवतल दर्पण ही बनाते हैं, और ये उसका प्रधान अक्ष है। ये उसका क्या है? प्रधान अक्ष है। और प्रधान अक्ष के समानांतर अगर प्रकाश की किरणें आई, तो प्रधान अक्ष के समानांतर अगर प्रकाश की किरणें आई तो परावर्तन के बाद ये जिस बिंदु से होकर गुजरेगा ये बिंदु फोकस होगा। ये बिंदु क्या होगा? फोकस होगा। और जो बिंदु है, इस आपतन बिंदु को मान करके यहाँ एक स्पर्श रेखा खींचते हैं। तो स्पर्श रेखा और त्रिज्या आपस में कैसे होती है? तो लंबवत होती है। तो ये त्रिज्या निश्चित रूप से वक्रता केंद्र से होकर के पास करेगा, तो देखेंगे ये अभिलंब का काम करेगा। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है ये आपतन कोण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है ये परावर्तन कोण। ये कोण आई है तो ये भी कोण क्या होगा? आई। और ये 2i है तो ये भी क्या होगा? 2i। और यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये पॉइंट L होगा और ये पॉइंट P होगा। अब हम बात करते हैं ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण, चूँकि ये दोनों समानांतर रेखाएं हैं, इस प्रधान अक्ष के समानांतर ये किरण आपतित हुई थी, तो एकांतर कोण की वजह से ये आपतन कोण इसके बराबर हो गया। तो चूँकि ये दोनों कोण IR के बराबर होता तो ये टोटल कोण 2i, तो ये भी कोण हो जाएगा 2i एकांतर कोण की वजह से, चूँकि ये और ये भी तो आपस में समांतर है। ये टोटल i + r मिल के 2i, तो ये भी 2i, चूँकि i r के बराबर होता तो ये टोटल मिल के 2i, तो ये भी 2i। अब त्रिभुज, अच्छा यहाँ से यहाँ जो परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रॉ किया, इसकी जो ऊंचाई है इसको h मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? h। एक चीज़ और, केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या और फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। यहाँ भी L जो है P के काफ़ी करीब है, तो जहाँ जहाँ L लिखाएगा तो वो लगभग P के काफ़ी करीब चल जाएगा, क्योंकि L P के काफ़ी करीब होता है। चलिए इस बात को आप लोग याद रखेंगे। अब हम त्रिभुज QCP में बात करते हैं। त्रिभुज QCP में बात करते हैं। त्रिभुज QCP, देखो QC और P, इसमें हमने 10i लगाया। अच्छा, QCP चूँकि त्रिभुज P नहीं है तो QCL है, तो हम यहाँ L ही लिखेंगे, कोई बात नहीं, एंगल जो है वही रहेगा। तो QCL में ये एंगल जो है I, इसमें हम 10i लगाना चाहते हैं। तो 10i बराबर क्या होगा? लंब। तो लंब क्या? QL, तो QL को लिखेंगे H बटे आधार CL। तो CL को चूँकि L P के काफ़ी करीब है, तो इसको हम लोग C से P के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और इस वक्रता त्रिज्या को R से डिनोट कर दिए तो क्या हो गया? H बटे R। चाहेंगे तो यहाँ भी चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये त्रिभुज की बात हम कर रहे हैं। तो 10i बराबर लंब बटे आधार, तो H बटे R। और पुनः एक बात और हम बोल दें, 10i का मान लगभग इक्वल टू i होता है। अच्छा, ये हमेशा हम लोग नहीं करेंगे, दो कंडीशंस है इसमें।
टेन आई का मान लगभग आई के बराबर कब होगा? एक तो आई छोटा होना चाहिए और दूसरा आई रेडियन में होना चाहिए। एंगल जब काफ़ी छोटा हो और एंगल रेडियन में हो तो टेन थीटा लगभग इक्वल टू थीटा हम लोग कर सकते हैं। दो कंडीशन है, दो कंडीशन के बावजूद ही टेन थीटा का मान लगभग थीटा के बराबर करेंगे। कब? तो थीटा एक तो वेरी स्मॉल होना चाहिए 10 डिग्री के आसपास का, और उसी 10 डिग्री के आसपास के वैल्यू को हम जब रेडियन में कन्वर्ट कर देते हैं तब टेन थीटा लगभग इक्वल टू तो थीटा होगा। और डिग्री में जब रहेगा तो ये कभी भी टेन थीटा को हम थीटा में नहीं बदल पाएंगे। तो टेन आई लगभग इक्वल टू द आई, तो टेन आई को हम आई लिख देते हैं तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? H/R, और इसको मान लेते हैं क्वेश्चन 1। पुनः त्रिभुज QFL में हम बात करते हैं। QFL में, त्रिभुज QFL में ये tan 2i, तो tan 2i बराबर लंब बटे आधार। तो लंब क्या होगा? H, और आधार क्या होगा? आधार FL। तो आधार FL, तो ये L वेरी क्लोज टू द P, तो FL मतलब F और P के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो अच्छा एक चीज़ है, तो tan 2i है तो यहाँ भी tan 2i लगभग इक्वल टू द 2i होगा। यहाँ भी वही कंडीशन, हमेशा tan थीटा थीटा के बराबर नहीं होना। थीटा तो काफ़ी छोटा होना चाहिए और थीटा रेडियन में होना चाहिए, तब ऐसा होता है। तो tan 2i लगभग इक्वल टू H/F, तो i इक्वल टू क्या होगा? H/2f। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो मैथ में अगर tan 2 थीटा को हमने 2 थीटा कर दिया तो मैथ वाले सत्र तुमको हड्डी गुड्डी तोड़ देंगे, कारण कि वहाँ कहीं ये रेडियन की बात नहीं होती और स्मॉल एंगल कंडीशन के बाद ये हमने इस तरीके का काम किया है। एंगल शुड बी वेरी स्मॉल एंड इट शुड बी इन रेडियन, देन tan थीटा कैन बी रिटन एज इज इक्वल टू द थीटा। तो देखिए ये आई समीकरण 1 और 2 से अगर हम लिखें, समीकरण 1 और 2 से, तो ये दोनों आई का ही मान है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं H/R इज इक्वल टू H/2f। H/R इज इक्वल टू H/2f, तो H से F के कैंसिल, तो 2f इज इक्वल टू R, तो F बराबर R/2, तो इसलिए F बराबर R/2, यानी फोकस दूरी इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ इज इक्वल टू द क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो चलिए ये था दर्पण सूत्र। अब एक और सूत्र बच गया है जो आवर्धन के लिए है, वो भी क्यों बचा रहेगा उसको भी 2-3 मिनट में हम कोशिश करते हैं कि उसको भी टपका ही दें, क्योंकि सारे फार्मूले एक जगह रहेगा तो बाद में जब कभी भी हम न्यूमेरिकल बताएंगे उसके लिए ये सब चीज़ देखना पड़ेगा, तो एक ही वीडियो से सारा काम चल जाएगा। तो हम आवर्धन के लिए अब एक फार्मूला प्रूफ कर देते हैं कि आवर्धन में हम लोग किस तरीके का काम करते हैं। हालांकि यहाँ एंगुलर मैग्निफिकेशन से भी हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन अभी हम एंगुलर मैग्निफिकेशंस का चर्चा भी नहीं करेंगे। सिंपल आवर्धन की बात करते हैं। आवर्धन भी बहुत तरीके का होता है, एंगुलर मैग्निफिकेशंस, लीनियर मैग्निफिकेशंस, एरियल मैग्निफिकेशंस। तो इन सब आवर्धन के टाइप वाइप के बारे में बहुत ज़्यादा हम कुछ नहीं बोलेंगे अभी, क्योंकि हमको जो सिलेबस में है उसके बारे में अभी हम सिर्फ बात कर लेते हैं। मैग्निफिकेशंस, सिंपल मैग्निफिकेशंस का डिफिनेशन क्या है? मैग्निफिकेशंस को प्रायः स्मॉल m से ही डिनोट करते हैं। हाँ, कभी कभी मैग्नीफाइंग पावर के लिए हम लोग कैपिटल M का इस्तेमाल करते हैं। ये जो आवर्धन है कुछ नहीं, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। हम लिखेंगे नहीं क्योंकि लिखने में समय लग जाएगा, तो सीधा लिखते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। हिंदी में लिखेंगे तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। ये मैग्निफिकेशंस में। अब मैग्निफिकेशंस के लिए दर्पण में अगर फार्मूला पूछ दे कि मैग्निफिकेशंस में दर्पण का क्या फार्मूला होगा, तो देखते हैं। एक हम
प्रतिबिंब बनाने का कोशिश करते हैं। ये मान लीजिए प्रधान अक्ष है, प्रधान अक्ष पर एक ये एक अवतल दर्पण है और ये उसका प्रधान अक्ष है। प्रधान अक्ष पर का जो मध्य बिंदु है, दर्पण का मध्य बिंदु, ये पोल कहलाता है। यहाँ पर एक वस्तु को हमने रखा है। ये जो वस्तु है ये वस्तु AB है और AB वस्तु से एक प्रकाश की किरण जाएगी जो प्रधान अक्ष के समानांतर जाएगी, तो परावर्तन के बाद ये फोकस से होकर के आ जाती है। परावर्तन के बाद फोकस से होकर गई। दूसरा आपतित किरण, दूसरा किरण ध्रुव पर होकर के आएगी। तो ध्रुव पर जो आया तो ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच ये आपतन कोण आई और ये परावर्तित होकर के कहीं न कहीं जाएगा। तो परावर्तित होकर के जहाँ कहीं से भी जाए, किसी न किसी बिंदु से होके जाएगा। तो मान लेते हैं यहीं से चला गया, तो ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होगा ये R, ये आपतन कोण I है और ये परावर्तन कोण R। और परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटा है यही प्रतिबिंब बनेगा, इसको A डैश B डैश कहते हैं। ये 90 डिग्री का एंगल, यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल। तो अब हम त्रिभुज BAP और त्रिभुज B डैश A डैश P में अगर हम बात करें, त्रिभुज BAP और B डैश A डैश P में अगर हम बात करें, तो ये कोण A और कोण A डैश ये 90 डिग्री है, दोनों समकोण होने की वजह से बराबर है। और ये कोण BPA और यहाँ कोण B डैश PA डैश, ये आपतन कोण परावर्तन कोण की वजह से बराबर है। तो कोण I बराबर कोण R, मतलब परावर्तन के नियम से यहाँ ये दोनों बराबर है। परावर्तन के नियम से ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। तो किसी भी त्रिभुज का दो कोण अगर बराबर हो गया तो तीसरा तो ऑटोमेटिक बराबर हो ही जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता। तो इसलिए त्रिभुज BAP समरूप हो जाएगा त्रिभुज B डैश A डैश P से। जब कभी भी दो त्रिभुज समरूप हो जाए यानी सिमिलर हो जाए, तो इसका मतलब है कि इसका भुजा अनुपातिक होगा। तो लंब और लंब का यानी AB और A डैश B डैश, लंब और लंब का अनुपात जब कभी भी दो त्रिभुज समरूप हो जाए तो उसका भुजा अनुपातिक होता है। तो लंब और लंब का अनुपात आधार और आधार के अनुपात के बराबर होगा। लंब और लंब का अनुपात, इसी को अगर हम पलट दें तो A डैश B डैश बटे AB इज इक्वल टू A डैश P बटे AP। अगर हम चिन्ह परिपाटी से देखना चाहें, A डैश B डैश जो है ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है, तो ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है h, तो ये माइनस HI लिख सकते हैं। तो ये माइनस HI और AB जो है ये वस्तु की ऊंचाई, चूँकि ये प्रधान अक्ष के नीचे नापे इसलिए नेगेटिव, ये प्रधान अक्ष के ऊपर नापाएगा तो इसलिए पॉजिटिव। HO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये पॉजिटिव में आएगा। AP तो क्या बोले थे, कोई भी दूरी नापने के लिए पोल से चलते हैं, तो पोल से आपको P से A मतलब आपतित किरण के विपरीत दिशा में आना पड़ा। तो आपतित के विपरीत दिशा तो वस्तु की दूरी नेगेटिव। और A डैश P यहाँ भी प्रतिबिंब है, तो आपतित किरण के विपरीत दिशा में ही आपको चलना पड़ेगा, तो यहाँ भी माइनस भी। तो जब कभी भी कोई दूरी दर्पण में नापना हो तो हमेशा पहले ध्रुव पर खड़ा होंगे और ध्रुव से चलेंगे, चाहे इस साइड चलना हो या उस साइड। अगर ध्रुव से वस्तु की तरफ या प्रतिबिंब की तरफ चलते हैं, आपतित किरण की विपरीत दिशा में जब कभी भी चलना पड़ेगा तो माइनस लेंगे ही। तो ये A डैश B डैश हमने क्या लिखा, तो माइनस HI, और AB को हमने क्या लिखा, तो HO ये पॉजिटिव में ही है। और A डैश P, ये A डैश P जो है ये माइनस में है, माइनस भी, और AP जो है ये भी माइनस में। चिन्ह परिपाटी से हमने ये लिखा है, कैसे लिखा है, चिन्ह परिपाटी से यानी साइन कन्वेंशन से हमने लिखा है, चिन्ह परिपाटी से। तो HI बटे HO इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल, तो इस माइनस को उस पार भेज देंगे तो माइनस V बटे U। तो HI बटे HO हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम M कहते हैं, तो ये M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस V बाई U। ये V क्या है, तो प्रतिबिंब की दूरी, और U क्या है, तो वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। तो हालांकि V और U को भी दूसरे टर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो जब कभी भी मौका मिलेगा तो हम इसको दूसरे टर्म में भी कन्वर्ट कर लेंगे।
दर्पण सूत्र से आप चलेंगे और जैसे ये आवर्धन का फार्मूला V और U यानी प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के टर्म में है, इसको अगर कन्वर्ट करना होगा F और U के टर्म में तो वो भी कन्वर्ट हो सकता है, या V और F के टर्म में यानी प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी के टर्म में तो वो भी कन्वर्ट हो सकता है। अब किसी दूसरे दिन हम इससे आगे की बात करेंगे। अब इससे आगे सिर्फ न्यूमेरिकल पे हम चर्चा करेंगे, क्योंकि लेंस में हम इन डिटेल से पुनः बात करेंगे। दर्पण में अब प्रतिबिंब कैसे बनता है, प्रतिबिंब का गुण, इन सब के लिए हम चाहेंगे कि 10th क्लास के लिए जो वीडियो अपलोड किए हैं, क्योंकि दोनों का कॉमन चीज़ है, 10th और 12th दोनों के लिए कॉमन है, तो वहाँ हम पढ़ाए हैं, तो उसी वीडियो से आप लोग काम चला लेंगे। जिस किसी को भी दिक्कत होगा तो मेरे उस वाले नंबर पे मैसेज करेंगे तो हम लिंक भी शेयर कर देंगे। ऐसे प्लेलिस्ट में 10th क्लास के लिए लाइट नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, 10th क्लास के लिए लाइट। तो चलिए, जिस किसी को भी बच्चे को भी ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब करें। आप 12th के बच्चों के लिए ये बहुत कारगर सीरीज लेकर के हम आए हैं, स्पेशली बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। तो हिंदी माध्यम के जितने भी बच्चे हैं वो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको निश्चित रूप से फिजिक्स में फ़ायदा मिलेगा और बहुत अच्छा कंटेंट भी मिलेगा। चलिए, धन्यवाद।